इस तरह की बात ना करें, ये हमारा कहना है। इसी के लिए हम आए जी। भारत रत्न से कहीं ऊंचा है। चौधरी साहब को भारत रत्न की जरूरत नहीं है। भारत रत्न के साथ कर्पूरी ठाकुर जी, जो वो भी लोक दल के नेता थे, वहां से शुरू हुआ और वहां तक पहुंचा और भी बहुत लोगों को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। चुनाव के समय तो हम आगे कहेंगे कि चुनाव से कम 1 साल पहले भारत रत्न बंद हो जाना चाहिए राजनीतिक व्यक्तियों को। इस तरह की बात ना करें, ये हमारा कहना है। इसी के लिए हम आए जी। भारत रत्न से कहीं ऊंचा है। चौधरी साहब को भारत रत्न की जरूरत नहीं है। भारत रत्न के साथ कर्पूरी ठाकुर जी, जो वो भी लोक दल के नेता थे, वहां से शुरू हुआ और वहां तक पहुंचा और भी बहुत लोगों को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। चुनाव के समय तो हम आगे कहेंगे कि चुनाव से कम 1 साल पहले भारत रत्न बंद हो जाना चाहिए राजनीतिक व्यक्तियों को। कभी उनका परिवार राजनीति में नहीं आया था। चौधरी साहब परिवारवाद के खिलाफ थे। उनका कहना था, आज भी हमारे पास भाषण के रिकॉर्ड हैं, आज भी रिकॉर्डेड आवाज है, जिसमें चौधरी साहब कहते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में पला बढ़ा है, वो देश के किसान को नहीं जानता। आप उसे राजनीति में लाएंगे तो आपकी भारी भूल होगी। और यही कारण है कि चौधरी साहब जब कोमा में गए तो कई लोगों ने उनको, अजीत सिंह जी को राजनीति में लाए, जिसमें हमारे पिताजी भी शामिल थे, लाए। और लाने के बाद में जो जिस तरह से देश की राजनीति 4 राज्य 5 राज्यों में चलती थी, ये लोकदल की जो कर्पूरी ठाकुर से लेकर बीजू पटनायक जी से लेकर देवीलाल जी से लेकर राजस्थान में जो चौधरी साहब की एक किसान राजनीति 5 राज्यों में चलती थी, यहाँ तक कि सिद्धरमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो भी सबसे पहले राजनीतिक जीवन उन्होंने लोकदल से शुरू किया। वहां तक लोकदल था, कर्नाटक तक। तो जिस लोकदल की इतनी पहचान थी, आज वो 2 सीटों के लिए सत्ता के साथ समझौता कर रहा है। हो सकता है वो अच्छा कर रहे हो, हमें उनकी शुभकामनाएं, लेकिन इस तरह चौधरी साहब का नाम बदनाम ना करें, लोकदल का नाम बदनाम ना करें। चौधरी साहब के करोड़ों अनुयायी हैं, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा कि आप मोदी जी की तुलना चौधरी साहब से करें, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा। तो देश में आप सब लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज आए। और आज का मुद्दा जो हम देख रहे हैं देश में, जिस तरह से किसानों के ऊपर कल एक किसान की हत्या हो गई और पूरे के पूरे शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से किसान डटे हुए हैं पिछले 12 फरवरी से लेकर और आज तक, किसानों के साथ में सरकार जो है 4 दौर की बातचीत करने के बाद भी फेल है, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि, सरकार की कोई इच्छा नहीं है कि किसानों की मांग मानी जाए, सिर्फ टाइम ले रही है। धीरे धीरे आचार संहिता लग जाएगी और किसानों की मांगों को टालने का कोशिश सरकार कर रही है। आज देश का किसान जहां बॉर्डरों पर जिस तरह बैठा है, ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर बन गए हों देश के किसान के लिए और किसान दिल्ली नहीं जा सकता। ऐसे में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया इस केंद्र सरकार द्वारा। और चौधरी चरण सिंह के जो नाती हैं जयंत चौधरी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, एनडीए गठबंधन के साथ गए। और जाना, वो राजनीति में कहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है, उनका अपना विवेक है, वो कहीं जाए। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2009 में सांसद रह चुके हैं। उससे पहले भी उन्होंने विभिन्न दलों के साथ, कांग्रेस के साथ भी उनके चौधरी अजीत सिंह जी ने गठबंधन किया, विलय किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से संसद में उन्होंने एक बयान दिया कि चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी आज मोदी जी में दिखाई देती है। आज मोदी जी जिस तरह से सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण या गांवों में काम कर रहे हैं, उसमें चौधरी चरण सिंह जी की आइडियोलॉजी दिखाई देती है। तो आज बहुत बड़ा प्रश्न हो गया कि क्या देश में चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी क्या थी। तो हम कहना चाहेंगे, जैन जी, आप चौधरी साहब के नाती जरूर हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक वारिस नहीं है। आप चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी ही नहीं समझ पाए कि चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी क्या है। चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी समझने के लिए आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप चौधरी चरण सिंह के बराबर सोच भी सकते हो। चौधरी साहब ने 1949 में जहां इस देश में मंडियों की स्थापना के लिए सर छोटू राम उनकी एफआईआर नहीं हुई और फिर एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, क्या ये चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी थी? क्या ये चौधरी साहब की आइडियोलॉजी थी जिसकी आप बात कर रहे हैं? तो जहां चाहे माया त्यागी कांड हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, जो लोकदल के जमाने में, चौधरी साहब के जमाने में होता था, माफ करिएगा जैन जी, आप जहां गए हैं वो आइडियोलॉजी कहीं वहां नहीं है। आज देश का किसान पूरी की पूरी तरह जो कोविड चला, पूरे के पूरे देश में कोविड का संकट रहा, ऐसे समय में देश में $12,000 का जो अरब डॉलर का जो कारोबार है खेती का, उस खेती के कारोबार पे कॉर्पोरेट की नजर है और कॉर्पोरेट की नजर के लिए ही ये 3 कार्य कानून लाए गए थे, जो आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं किए गए। हो सकता है अगर कई भविष्य में मौका मिला तो पुनः आएंगे। अभी कानून पूरी तरह समाप्त नहीं है, वापस लिए गए लेकिन समाप्त नहीं है। आज
चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी होती थी कि चौधरी साहब ने कभी जिंदगी में किसी कॉर्पोरेट से पैसा नहीं लिया था। चौधरी साहब कहते थे मैं अगर किसी कॉर्पोरेट से पैसा लूंगा तो उस कॉर्पोरेट का मुझे काम करना पड़ेगा। और चौधरी साहब बहुत पहले जब चौधरी साहब भाषण देते थे, आज भी हमारे पास फोटो है, उनके मंच पे लिखा रहता था टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है, किसानों के लिए कहते थे। आज उस हिंदुस्तान में खाली अडानी अंबानी जुड़ गए, टाटा बिरला की जगह बदला कुछ नहीं है। तो ये चौधरी चरण सिंह जी की आइडियोलॉजी नहीं है जिसमें जो काम कर रहे हैं, जहां आप गए हैं तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि चौधरी साहब कहते थे कि मैं एक नोट एक वोट लूंगा, मैं जनता से नोट मांगूंगा और वोट भी मांगूंगा। कभी कॉर्पोरेट से पैसा चौधरी साहब ने नहीं लिया था। आज पूरे का पूरा देश देख रहा है अग्निवीर योजना, जो किसानों के बच्चों के लिए, कौन जाता है सेना में? सेना में किसानों के बच्चे जाते हैं। किसानों के लिए रेजिमेंट बनी, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट किसानों के बच्चों के लिए बनी। और जब किसान शहीद होता था, गांव में जाता था तो पूरी तरह सम्मान मिलता था। और एक बेटा शहीद होता था तो किसान का, उसका जो बच्चे का बाप होता था या वो होता था, पत्नी होती थी, वो कहती थी, बाप होता था कि मेरा दूसरा बेटा भी सेना को दूंगा। तो वो जो आइडियोलॉजी होती थी एक सेना में, जब वो अग्निवीर योजना ने पूरी की पूरी तरह समाप्त कर दी, जो भी कारण रहा हो पेंशन समाप्त करने के लिए, तो ये चौधरी साहब की आइडियोलॉजी नहीं थी। चौधरी साहब की आइडियोलॉजी इस तरह की नहीं थी। आज बहुत से मुद्दे हैं ऐसे जहां चौधरी साहब की आइडियोलॉजी की बात आज करी जा रही है। चौधरी साहब को भारत रत्न देने की बात करी जा रही, पूरी घोषणा कर दी गई है। हम लोग भी चाहते थे चौधरी साहब को भारत रत्न मिले, हम लोगों ने भी बहुत मांग करी है। लेकिन भारत रत्न के लिए जिस तरह से चौधरी साहब की आइडियोलॉजी की बात उनके परिवार ने करी, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और भारत रत्न के एवज में जिस तरह से वो सत्ता के साथ गए और कह रहे हैं कि अब मैं किस मुंह से बाहर निकलूं, अब तो मैं किस मुंह से मना करूं। लोकदल ने बहुत मांग करी चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए, हम लोगों ने भी मांग करी भारत रत्न दिया जाए। और हमें लगा था कि पिछला किसान आंदोलन खत्म होने के बाद शायद ये सरकार को जग जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से किसान आंदोलन में कल किसान शहीद हुए, आज भी शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं, और जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज सवाल उठता है कि 800 से ज्यादा किसान पहले शहीद हो चुके हैं और किसान शहीद हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में चौधरी साहब ऐसी सरकार से क्या भारत रत्न ऐसे माहौल में लेना पसंद करते? चौधरी साहब का कद भारत रत्न से कहीं ऊंचा है। भारत रत्न जिस तरह से बांटा गया है पिछले दिनों, चौधरी साहब का कद भारत रत्न से बहुत ऊंचा है। ऐसे में जिस तरह से भारत रत्न के नाम पर समझौते किए गए हैं, सत्ता का साथ दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं चौधरी साहब की आइडियोलॉजी नहीं है। और आज शायद चौधरी साहब होते तो वो कहते कि आज ये भारत रत्न अगर ऐसी सरकार के हाथ से मिलेगा तो शायद भारत रत्न भी चौधरी साहब लेना पसंद नहीं करते, जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हो रहा है। तो आज जो चल रहा है देश में, किसानों की बात जो हो रही है देश में, जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से बात करी जा रही है, जिनके पोते आज केंद्र सरकार, जिनके नाती आज उसमें हरियाणा सरकार में किसानों के ऊपर गोली चला रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी, और चौधरी साहब के नाती केंद्र सरकार के साथ गए हैं। तो आज आइडियोलॉजी की बात नहीं हो रही चौधरी साहब या देवीलाल जी की। देवीलाल जी लोकदल के नेता थे, मुलायम सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी जिनको भारत रत्न दिया गया वो भी लोकदल के नेता थे, ठाकुर जी को लोकदल नहीं बनाया था। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसी पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री रामनरेश यादव जी को चौधरी साहब ने ही बनवाया था। तो आज पिछड़ों की बात करना, दलितों की बात करना, अल्पसंख्यक, ये जो चौधरी साहब का समीकरण था, एक किसानों का समीकरण था, ये किसी जाति या वर्ग का नहीं होता था, एक किसानों की बात होती थी। और किसान आज मजदूर कौन है? मजदूर भी किसान हम में से ही बना है। तो आज जिस तरह से किसान मजदूर पे अत्याचार हो रहा है और उस सरकार के हाथों हो रहा है और आप उसके साथ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी के साथ बहुत समझौता हो रहा है। और लोकदल चाहता है कि लोकदल वो दल है, आपका दल राष्ट्रीय लोकदल है। राष्ट्रीय लोकदल का गठन स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी कांग्रेसी सांसद ने किया था। आप लोगों के माध्यम से मैं फिर पुनः बताना चाहता हूँ, जैन जी की पार्टी लोकदल कही जाती है लेकिन वो लोकदल नहीं है, वो लोकदल को बदनाम करने का काम करते हैं। लोकदल पार्टी आज भी मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है। लोकदल पार्टी किसान के साथ संघर्ष कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल एक दल था जो मऊ के सांसद कल्पनाथ राय जी ने बनाया था, जब चौधरी, क्योंकि मऊ में लोकदल हमारा 6 की 6 विधानसभा जीतता था, तो लोकदल से मिलता जुलता राष्ट्रीय लोकदल कल्पनाथ राय जी ने बनाया था, जो जैन जी चलाते हैं। अजीत सिंह जी ने लिया था, क्योंकि 3 जनों की चुनाव आयोग की बेंच ने मना कर दिया था। बाकायदा जब जजमेंट हुआ तो चुनाव आयोग के 3 जजों की बेंच ने कहा कि अजीत सिंह जी, आप चौधरी साहब के संपत्ति के वारिस हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है।
और जब उन्हें लोकदल नाम नहीं मिला तो उन्होंने लोकदल से मिलता जुलता राष्ट्रीय लोकदल जो कल्पनाथ राय जी ने बनाया था उसको लेकर चलाया, जिसको आज जैन जी चला रहे हैं। तो आज ना चौधरी साहब का दल उनके पास है, उनके पास एक कांग्रेस सांसद के द्वारा बनाया दल है, ना चौधरी साहब की नीति उनके साथ है, ना चौधरी साहब का सिद्धांत उनके साथ है। तो चौधरी साहब का नाम लेना बंद करें। आप जहां जाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप भाजपा में जाएं, आप एनडीए के साथ जाएं, आप कहीं जाएं, लेकिन कम से कम चौधरी साहब और लोकदल का नाम लेना बदनाम करना बंद करें, क्योंकि लोकदल सत्ता के साथ ऐसे किसान विरोधी समझौते नहीं करता, नौजवान विरोधी समझौते नहीं करता। लोकदल का मानना होता है, आज किसान क्या मांग रहा है बॉर्डर पे बैठ के? एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। इस देश की किसानों के लिए मंडियां बनाई, जहां किसानों को एमएसपी का भाव मिलना हुआ शुरू, और आज उस मंडियों को समाप्त करने के लिए केंद्र की सरकार 3 काले कानून लाई 2020 में, जिसमें 11 महीने तक किसान बैठा रहा और 2.5 साल उसके बीतने के बाद भी, 2 साल से ज्यादा होने के बाद भी, जब एमएसपी को कानून नहीं बनाया गया जो केंद्र सरकार ने कहा था, तो किसान पुनः आंदोलन के लिए आ रहा है। तो चौधरी साहब की जो आइडियोलॉजी थी वो किसान को मंडी के माध्यम से फसल का दाम दिलाने की थी, एमएसपी दिलाने की थी। ये चौधरी साहब की आइडियोलॉजी थी। चौधरी साहब की आइडियोलॉजी थी कि देश के खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे देश का किसान खुशहाल होगा, अगर गांव खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। लेकिन ये जो सरकार है जो 3 काले कानून लाई, उसमें कहीं ना कहीं किसानों की जमीन को भी अस्तित्व को खतरा हो रहा था। और पूरी के पूरी अडानी अंबानी की जो सरकार जिस तरह से काले कानून लाई थी, तो उसमें किसानों की जमीन को भी खतरा था। तो ये चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी नहीं थी कि किसानों की जमीन और किसानों के भविष्य पे संकट आए। तो किसानों की आइडियोलॉजी, चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी कभी नहीं थी। अगर आज बात करें, आज मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, मणिपुर में सारे देश ने देखा क्या हुआ था। और एक जमाना था, अगर आप पुराने पत्रकार हैं जानते होंगे, कि माया त्यागी एक कांड हुआ था बहुत पहले मेरठ में, और पूरे के पूरे लोकदल ने और पूरे विपक्ष ने उस समय 1.5 महीने 2 महीने से ज्यादा जेल भरो आंदोलन किया था एक माया त्यागी कांड होने पे। तो चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी वो होती थी, और आज पूरे देश में मणिपुर का कांड होने के बाद भी देश में कहाँ क्या हो रहा है, ये चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। महिला खिलाड़ियों पर जिस तरह से कुछ अत्याचार हुआ, जिस तरह से इंडिया जिनके उनके अंतर पड़ जाएगा, 1,75,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि कोई किसान एक ही फसल बोएगा। हर किसान अगर कोई उड़द नहीं बोएगा तो गेहूं बोएगा, धान बोएगा, कुछ ना कुछ बोएगा। आज अगर एमएसपी का कानून लागू कर दें तो हमें नहीं लगता कि पूरे के पूरे देश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा। और बदले में हम केंद्र की सरकार से कहते हैं कि आप ये फर्जी योजनाएं जो चला रहे हैं, 6,000 रुपए किसान को बांट रहे हैं, इनको बंद कर दें। आप किसान को हक दें, किसान को उसके फसल का दाम दें। ये जो 6,000 रुपए आप खैरात बांट रहे हैं, ये किसान को वोट बैंक के लिए मत बांटिए। किसान को हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। किसान के नाम पे आप तरह तरह के विज्ञापन कर रहे हैं कि 10 लाख घरों में पानी पहुंचाया, इतने करोड़ रुपए गैस दे दी, इतने करोड़ गैस बांट दिए, इतने शौचालय बांट दिए, इतना ये बांट दिया। भाई ऐसा लगता है टैक्स पेयर का पैसा पूरे के पूरे एक खैरात के रूप में बांटा जा रहा है वोट बैंक के लिए। क्यों नहीं आप लोगों को अधिकार देते? क्यों नहीं आप किसान को फसल का दाम देते, जिसकी बात किसान मांग रहा है कि मुझे फसल का दाम दे दो और महंगाई के हिसाब से फसल का दाम दे दो। मैं अपने लिए शौचालय भी बनवा लूंगा, मैं अपने लिए गैस भी खरीद लूंगा, मैं अपने लिए आवास भी बनवा लूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो किसान गारंटी देता है कि मोदी जी आपकी सरकार को 6,000 रुपए साल हम किसान की तरफ से गारंटी देते हैं कि देश का किसान आपको 6,000 रुपए साल देगा, आप किसान को एमएसपी का कानून लागू करके दो। जरूरत इस बात की है कि किसान को उसके पैरों पर खड़ा करो। जरूरत इस बात की है कि उसको उसका हक दो जिसको वो मांग रहा है। जरूरत इस बात की नहीं है कि टैक्स पेयर का पैसा खैरात के रूप में बांटा जाए और फिर उस पैसे का दुरुपयोग करके कहा जाए कि ये हमने किया। ये टैक्स पेयर का पैसा है, हर सरकार करती है। कोई लैपटॉप बांटती है, कोई कुछ बांटती है। जयललिता जी एक जमाने में रंगीन टीवी बांटती थी, कोई चावल बांटता था। ये टैक्स पेयर के पैसे को वोट बैंक मत बनाइए। यहाँ चुनाव आयोग तो खैर अब देश में बचा नहीं है। जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर, जो चुनाव आयोग तो नाम की गरिमा नाम की संस्था ही नहीं रह गई, जिस तरह से पार्लियामेंट में कानून बना लिया कि 2:1 से जब सरकार से पास होगा तो चुनाव आयोग, जब उसमें मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया तो चुनाव आयोग तो देश में बचा ही नहीं। जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर हमला किया गया है, तो आज देश में ऐसी संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं बची हैं, जिनको रहना चाहिए था, जिनको देखना चाहिए था कि टैक्स पेयर का पैसा वोट बैंक बन के ना जाए, वो संस्थाएं भी बर्बाद कर दी गई। तो आज देश में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से चल रहा है, टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये हमने किया। अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के पैसे से बांटिए, हमें खुशी होगी। आप
तो 5200 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। देश में सबसे पैसा मिला, 80% पैसा मिला है। आप घोषणा करिए किस किसने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, क्यों घोषणा नहीं कर रहे कि किस किसने दिया है? क्यों इंतजार कर रहे हैं कि 13 मार्च को जब तारीख पड़ेगी उस पर एक तारीख ले ली जाएगी और चुनाव बीत जाएगा, नाम नहीं आएंगे शामिल। तो इस तरह से जो टाला जा रहा है, टालिए मत। आप बताइए किन किन उद्योगपतियों ने पैसा दिया? देश के सामने आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। 5200 करोड़ रुपया किन किन का आया? और वो तो चेक में आया, कैश में कितना आया वो तो देश को पता ही नहीं है कहाँ क्या आ रहा है। तो आज देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर हो, ईवीएम के नाम पर तमाम लोग आज प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ईवीएम नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से लोगों का प्रश्न चिन्ह है। चुनाव आयोग के प्रति अगर कोई बात करता है तो ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो ज्यादा अच्छा है। क्या दिक्कत है कि अगर वो पर्ची निकल के आप दो उसमें गिरती है बक्से में, वो उसमें डाल दें, एक ड्रॉप बॉक्स में डाल दें और उसकी गिनती हो जाए। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लग जाएंगे, कौन सी आफत आ जाएगी? पूरे के पूरे हम चुनावी प्रक्रिया करते हैं, 4 महीने लगते हैं कि नहीं लगते? अभी से शुरू होगा, 3 महीने तक तो चलता रहेगा, आचार संहिता रहेगी, चुनाव होगा। अगर हम 2 दिन या 3 दिन लगा देंगे तो 2 या 3 दिन बाद सांसद बन जाएंगे। तो कौन सा देश का बहुत बड़ा विकास हो रहा है जो सांसद 2 या 3 दिन बाद नहीं कर पाएंगे? तो देश में अगर एक निष्पक्ष चुनाव की जरूरत है तो ईवीएम की अगर बात विपक्ष कर रहा है तो उसी ईवीएम से बैलेट पेपर से निकली पर्ची गिनी जाए और वो जो डाली जाए, जो वीवीपैट से पर्ची निकल रही है, उन्हीं की गिनती हो। इस बात की बात लोकदल भी करता है। जिस तरह चंडीगढ़ का चुनाव आया, जिस तरह सारे देश ने देखा कि चंडीगढ़ के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तो आज ईवीएम भी देश में जिस तरह से होना चाहिए निष्पक्ष नहीं है। ईवीएम में कहीं ना कहीं भारी छेड़छाड़ हो रही है। ये बातें तमाम तरह के लोगों ने कही है, समय समय पर कही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आज देश में निष्पक्ष चुनाव की जरूरत है। चुनाव आयोग भी खतरे में है। तो आज देश में जिस तरह से चौधरी साहब के नाम पर, भारत रत्न के नाम पर सत्ता का समझौता किया जा रहा है और जो चल रहा है, लोकदल आज भी चौधरी साहब की नीतियों के साथ, चौधरी साहब के सिद्धांतों के साथ आज भी खड़ा है और कहता है कि जो भी चौधरी साहब के ये तथाकथित उत्तराधिकारी हैं, ये जहां जाना चाहें जाएं, जहां राजनीति करना चाहें, लेकिन चौधरी साहब का खाली परिवार, उनका ये परिवार नहीं है। चौधरी साहब के करोड़ों अरबों उत्तराधिकारी हैं जो देश में उनको मानते हैं, जो कहते हैं कि हम चौधरी साहब के बारे से, आज भी चौधरी साहब का नाम सब नेता लेते हैं। तो चौधरी साहब का नाम लेके इस तरह से बदनाम ना करें, लोकदल को बदनाम ना करें। हमारी ये मांग है जैन जी से, और जिस तरह से देश में चल रहा है इसको अच्छा करें। चौधरी साहब कभी नहीं चाहते थे मेरा परिवार राजनीति में आए। हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि चौधरी साहब ने कभी नहीं कहा था